नमस्ते। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए यह वीडियो सर्वकालिक रहेगा। आप कक्षा में हुए हैं तो भी आपके काम का है, आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पूरा काम का है। आप इसमें पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण पूर्ण प्रश्नोत्तर और साथ में कवि का साहित्यिक परिचय देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अब देखते हैं हम प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2। पाठ या अध्याय के लेखक हैं, कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हम इनको अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इनकी दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। यह दीप अकेला और दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। हम हैं अभिनव सरोवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय में भाव पक्ष और कला पक्ष तथा रचनाओं और पुरस्कारों की जानकारी लिखनी होती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि सन 1911 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्म हुआ। अब आते हैं भाव पक्ष पर। अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध व आलोचना जैसी अनेक विधाओं में साहित्य लेखन किया। प्रकृति प्रेम व मानव मन के अंतर्द्वंद्व आपके प्रिय विषय थे। मानव की स्वतंत्रता का आग्रह आपकी कविताओं में स्पष्ट नजर आता है। आपके साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी दिखाई देता है। पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। तार सप्तक आपकी दशकों की काव्य चेतना को प्रमाणित करता है। मतलब तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो ये है संपादन अज्ञेय के द्वारा किया गया था। कई दशकों की काव्य चेतना इन्होंने अपने तार सप्तक में प्रमाणित की है। कला पक्ष देखते हैं कि अज्ञेय ने हिंदी काव्य भाषा को समृद्ध किया था। वे प्रचलित शब्दों को नया अर्थ देने में कुशल थे। आपकी भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त थी, साथ ही उसमें विदेशी और देशज शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उपन्यास और कहानियों की भाषा पात्रों और विषय के अनुसार सरल और कलिष्ठ दोनों प्रकार की है। मतलब आपके उपन्यास और कहानियों की जो भाषा है वह सरल भी है और कलिष्ठ भी है। किस पर डिपेंड करता है? पात्र पर और जो भी रचना है उसके विषय पर। आपने छंद मुक्त काव्य लिखा। अज्ञेय हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। भाषा और विषय वस्तु में नए नए प्रयोग किए जाने से काव्य थोड़ा सा कलिष्ठ या कठिन बन गया है। रचना कर्म इनका है। उपन्यास लिखे शेखर एक जीवनी के 2 भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत लिखा, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, जयदोल इत्यादि। निबंध लिखे त्रिशंकु और आत्मनेपद। पुरस्कार आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। और यह दीप अकेला नामक कविता के प्रश्नोत्तर पहले हैं, उसके बाद में मैंने देखा एक बूंद की। तो प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। यह दीप अकेला रचना अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बावरा अहेरी नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यह दीप अकेला कविता में दीपक और पंक्ति किसके प्रतीक हैं? ये दोनों शब्द किसके प्रतीक हैं? तो दीपक व्यष्टि या व्यक्ति का प्रतीक है, जबकि पंक्ति समष्टि या समाज का प्रतीक है। दीपक किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। और पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। इसको आप व्यष्टि या समष्टि भी लिख सकते हैं। यह दीप अकेला रचना का मुख्य संदेश क्या है? इस रचना के माध्यम से मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को समाज के साथ जोड़ने का संदेश दिया गया है। मतलब व्यक्ति की कोई खुद की शक्ति है, कोई ताकत है, पावर है उसकी, तो उसको समाज के साथ ही जोड़ दिया जाए। कवि अज्ञेय ने दीपक को स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है? दीपक तेल से भरा है और निरंतर जल रहा है। जलते समय उसकी लौ मध्यम हवा के संपर्क में आकर इधर उधर झूमती रहती है। तेल से भरा होने के कारण स्नेह भरा। घने अंधेरे में
जल लगातार जलते रहने के कारण गर्व भरा और हवा में झूमने के कारण मदमाता कहा गया है। व्यक्ति को समाज में शामिल करने से क्या होगा? तो व्यक्ति को समाज में शामिल करने से समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। कवि अज्ञे ने गुणवान व्यक्ति या दीपक की तुलना किन किन से या किन किन चीज़ों से की है? तो कवि ने गुणवान व्यक्ति या दीप की तुलना गीत गाने वाले जनकवि से, पनडुब्बे या गोताखोर से, हवन की लकड़ी जिसे समिधा कहते हैं से, युग संचित मधु, गोरस, धरती को फोड़कर निकलने वाले अंकुर तथा स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा इत्यादि से गुणवान व्यक्ति की तुलना की गई है। कवि दीप को पंक्ति में शामिल करने का आग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि कवि का मानना है कि दीपक स्नेह, गर्व और मस्ती से भरा हुआ है लेकिन अकेला है। उसे पंक्ति में शामिल कर लेने से दीपक की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी तथा पंक्ति की शक्ति भी बढ़ जाएगी। अब यदि हम दीपक को शामिल कर लेते हैं तो दीपक का महत्व बढ़ जाएगा, उसकी सार्थकता बढ़ जाएगी, मतलब उपयोगिता बढ़ जाएगी, और पंक्ति की क्या होगा? शक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए कवि दीपक को पंक्ति में शामिल करने का आग्रह करते हैं। दीपक को किस विश्वास के समान माना गया है? तो दीपक को उस विश्वास के समान माना गया है जो अपनी लघुता अर्थात छोटेपन में भी कांपता नहीं है या भयभीत नहीं होता है। तो कवि ने दीपक को प्रतीक बनाकर मनुष्य में कौन कौन से गुण बताए हैं? कवि ने दीपक को प्रतीक बनाकर मनुष्य को सहनशील, जागरूक, प्रबुद्ध, प्रेम, विश्वास और अपनेपन से भरा हुआ बताया है। यह दीप अकेला कविता के प्रतीकार्थ को मतलब प्रतीक को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमता क्यों कहा है। यह दीप अकेला कविता में दो शब्द प्रतीक के रूप में शामिल हुए हैं, मतलब यहाँ पर मूल शब्दों को नहीं लेकर उनके जैसे और शब्दों को रूपक के रूप में काम में लिया है, प्रतीक के रूप में। क्या क्या है? एक है दीपक, दूसरा पंक्ति। दीपक जहां व्यक्ति या वेष्टि का प्रतीक है वहीं पंक्ति समाज या समष्टि का प्रतीक है। तेल अर्थात स्नेह से भरा दीपक ही प्रकाश देता है, उसकी लो ऊपर की ओर उठती है, यही उसका गर्वीलापन है। मंद हवा के साथ इधर उधर झूमना उसका मदमाना है या मस्ती से भरा होना है। इसी प्रकार मनुष्य भी स्नेह से भरा है, इसी गर्व के कारण वह मदमस्त होकर झूमता रहता है। अतः कविता में प्रयुक्त दोनों प्रतीक सार्थक और समुचित हैं। यह दीप अकेला है पर इसको भी एक पंक्ति को दे दो। पंक्ति के आधार पर वेष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है या क्यों जरूरी है। वेष्टि मतलब व्यक्ति का, समष्टि मतलब समाज का, कि व्यक्ति का समाज में विलय क्यों जरूरी है। तो दीप और पंक्ति क्रमशः व्यक्ति या वेष्टि और समष्टि या समाज के प्रतीक हैं। दीप को पंक्ति को देने का आशय है व्यक्ति का समाज में विलय करना। व्यक्ति के समाज में मिल जाने से उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता बढ़ जाती है। किसकी? दीपक की। इससे व्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी और इसी में व्यक्ति और समाज दोनों का हित भी विद्यमान है। मतलब व्यक्ति जब समाज से जुड़ेगा तो व्यक्ति की जो उपयोगिता है वह बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा? व्यक्ति मजबूत होगा, व्यक्तियों से समाज मजबूत होगा और समाज से देश मजबूत होगा। समाज से दूर व्यक्ति को समाज के सहयोग से ही समाज में जोड़ा जा सकता है। कोई आदमी जो समाज से दूर है उसको समाज के सहयोग से ही जोड़ा जा सकता है। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत की सार्थकता तभी है जब वो गाया जाए। यदि गाया नहीं जा रहा है तो गीत कैसा? तो जब तक गीत गाया नहीं जाएगा तब तक वह अनुपयोगी ही रहता है। कवि अपनी भावनाओं को गीत द्वारा लिखकर अभिव्यक्त करता है और समाज उसे गाकर सार्थकता या उपयोगिता प्रदान करता है। और मोती की सार्थकता तब है जब वह माला में पिरो लिया जाए। तो मोती की सार्थकता भी तभी है जब कोई गोताखोर उसे अथाह सागर की गहराइयों से निकालकर बाहर लाता है। वो समुद्र की गहराई में पड़ा है तो किस काम का है? तो बाहर आए, लोगों के आभूषणों में चमके, तब उसकी उपयोगिता है। तो सागर के गर्भ में पड़े मोतियों का कोई महत्व नहीं होता, उसके पारखी ही उसके मूल्य और उपयोगिता को जान सकते हैं। और वह कब जानेंगे? जब वह समुद्र की गहराइयों से बाहर आएगा।
यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। तो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी, मतलब जिस व्यक्ति में सारे गुण हैं, दीपक की तरह वह स्नेह, गर्व और मस्ती से भरा होता है, तब भी वह निरर्थक है जब तक वह समाज में शामिल नहीं होता है। तो भले ही उसमें कितने ही गुण क्यों ना हो, वह तब तक निरर्थक ही रहता है जब तक वह अकेला है। उसकी सार्थकता समाज के साथ जुड़ने या मिलने में है, और समाज का हित भी इसी में है कि वह व्यक्ति को स्वयं के साथ मिला ले, मतलब समाज के साथ ही मिला ले। व्यक्ति और समाज के एक होने पर ही समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यक्ति के गुणों का लाभ समाज को मिलने से ही समाज मजबूत और सक्षम बनता है, मजबूत भी बनता है और सक्षम भी बनता है। एक मजबूत और सक्षम समाज ही मजबूत और सक्षम देश का निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार दीप का पंक्ति और व्यक्ति का समाज में मिलना बेहद जरूरी है, यही उसका सार्वभौमिकरण है। अतः व्यक्ति का समाज में मिलना या विलय होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, यह मधु स्वयं काल के मौना का योग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को त्यक्ता निर्भय। उक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की विशेषता क्या है। तो कवि के अनुसार मधु की विशेषता यह है कि यह एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। मधु मानी शहद, शहद एक दिन में नहीं इतना मीठा हुआ है। उसी प्रकार से व्यक्ति में कोई गुण है किसी आदमी में, तो वो कोई एक दिन में नहीं आए। जिस प्रकार से मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, एकत्र करती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति ने बहुत कठिन परिश्रम किया है, तब जाकर उस व्यक्ति में वे गुण विकसित हुए हैं। तो मधु का संचय करने में, शहद का संचय करने में काफी समय लगता है, और वैसे ही आदमी में अपने गुणों को एकत्र करने में समय लगता है। ऐसा लगता है जैसे काल स्वयं अपने कटोरों में युगों तक संचय करके मधु को प्राप्त करता रहा है। गोरस गाय के दूध के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह गोरस जीवन रूपी कामधेनु का दूध है। मतलब जिस प्रकार से गाय पूरे दिन भर इकट्ठा करके, एकत्र करके फिर शाम के वक्त दूध देती है, उसी प्रकार से व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को किस रूप में बना लिया है, कामधेनु के रूप में। और जो उसके अंदर फिर गुण आए हैं, जैसे गाय में गोरस आया है, दूध आया है, तो व्यक्ति में क्या आए हैं, गुण आए हैं। वह जीवन रूपी कामधेनु का दूध है, उसका गुण है। इसी कारण यह अमृत के समान होता है। और अंकुर, अंकुर कोई भी बीज हम जमीन में बोते हैं, चाहे कितनी ही कड़ी जमीन क्यों ना हो, उस जमीन के अंदर से भी वह अंकुर बाहर निकल आता है। तो अंकुर जो है वह इस बात का सूचक है कि अंकुर विपरीत परिस्थितियों में भी कठोर धारा को फोड़कर बाहर निकलता है और सूर्य की तरफ निर्भय होकर, निडर होकर ताकता है। बहुत छोटा सा है वह अंकुर, लेकिन और सूरज इतना विशालकाय है, इतनी गर्मी है उसके अंदर, फिर भी वह अंकुर छोटा होने के बावजूद भी सूरज जैसे शक्तिशाली जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने निर्भय होकर ताकता रहता है। अब अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहना चाहते हैं कि धरती का सीना फोड़कर निकलने वाला अंकुर प्रकृति स्वयंभू और ब्रह्म के समान है, क्योंकि वह धरती की ऊपरी सतह को फोड़कर निकलता है और लघु मतलब छोटा होने के बावजूद भी विराट सूर्य के समक्ष निर्भय होकर ताकता है। अगला है कि यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि के अनुसार दीपक व्यक्ति का और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीपक अग्नि को धारण करके सदा जलता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह स्वयं जलकर करुणा से द्रवित होकर या पिघलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों की मदद करता है। वह स्वयं जागरूक एवं सावधान है। अखंड अपनापन दिखाने के लिए उसकी भुजाएं सदैव उठी रहती हैं। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। दीपक व्यक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति या मनुष्य हमेशा कुछ नया जानने का प्रयास करता है। वह ज्ञान और श्रद्धा से युक्त रहता है, वह भक्ति भाव से भरा रहता है। अतः समाज में शामिल कर लो।
कवि में यही गुण उपस्थित है, इसलिए ऐसे जिज्ञासु, प्रबुद्ध व श्रद्धायुक्त कवि को समाज में शामिल करने की गुजारिश या करने का आग्रह इस पंक्ति में किया गया है। यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। दीपक जिस प्रकार से अकेला रहकर भी जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, हालांकि वह दीपकों की पंक्ति या श्रृंखला की अपेक्षा एक लघु या छोटी इकाई है। भाई एक तो दीपकों की पूरी लाइन लगी हुई है, श्रृंखला है, एक दीपक अकेला है, तो जो अकेला वह वास्तव में एक बहुत छोटी इकाई है, लेकिन अपने लघुपन और अकेलेपन के बावजूद भी वह भयभीत नहीं होता है, वह कांपता नहीं है। यह वह विश्वास जो नहीं अपनी लघुता में भी कांपा, तो यह भयभीत नहीं होता है और घने अंधकार के सामने भी मस्ती और गर्व के साथ जलता रहता है। भले कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, वह जलता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना है, वह उनका सामना कर ही लेता है। इतना सब होने के बाद भी वह अकेला है। इसी कारण कवि उसे पंक्ति में शामिल करने का आह्वान करते हैं। कविता के अनुसार व्यक्ति पंक्ति, व्यक्ति दीपक और पंक्ति समाज है। समाज के सामने मनुष्य भी अत्यंत लघु और अकेला है। वह समाज में शामिल होकर उसे मतलब समाज को मजबूती प्रदान करता है। इसी कारण मनुष्य को समाज में शामिल करने की अपील कवि के द्वारा की गई है। सिद्ध कीजिए कि यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। यह कविता भी प्रयोगवादी रचना है। इस कविता में नए प्रतीकों, उपमानों और बिंबों का प्रयोग किया गया है। कथ्य के आधार पर देखा जाए तो कवि इन प्रयोगों में सफल भी रहे हैं। कवि के द्वारा नवीन भाषा, भावों एवं अभिव्यक्ति का सफल प्रयोग किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दीप अकेला एक सफल प्रयोगवादी रचना है या कविता है। अब दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद। इस कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं कि मैंने देखा एक बूंद कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यह जिस प्रकार से यह दीप अकेला बावरा अहेरी से ली गई थी, उसी प्रकार मैंने देखा एक बूंद अरि ओ करुणा प्रभामय नामक काव्य संग्रह से ली गई है। सागर से बूंद के उछलकर अलग होने के माध्यम से क्या दर्शाया गया है कि बूंद या जीवन के क्षणभंगुर होने का मतलब एक पल में नष्ट होने का जो भाव है वह दर्शाया गया है। बूंद और सागर किसके प्रतीक हैं? बूंद व्यक्ति का या व्यष्टि का तथा सागर समाज या समष्टि के प्रतीक हैं। विराट का साथ पाकर व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? तो विराट का साथ मिलने से व्यक्तित्व शाश्वत हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? शाश्वत हो जाता है। मैंने देखा एक बूंद कविता में सूर्य किसका प्रतीक है? तो सूर्य किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। अब देखें, मैंने देखा एक बूंद, तो इसमें बूंद है, सागर है और सूर्य है। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है, सागर समाज का प्रतीक है और सूर्य परमात्मा का प्रतीक है। मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से किसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है? तो किसके? समय के हर एक क्षण को, जीवन में हर एक क्षण के महत्व को या हर एक पल के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अर्थात हमारे जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात इस कविता का मुख्य संदेश है। मानव जीवन के वे क्षण सबसे सार्थक मानव जीवन के कौन से क्षण सबसे सार्थक होते हैं? तो मानव जीवन के वे क्षण सबसे सार्थक होते हैं जिन्हें वह विराट के साथ विलय होने में खर्च कर देता है। मतलब परमात्मा के साथ मिलने के लिए जो समय व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, खर्च किया जाता है, वह क्षण, वह पल, वह समय सबसे ज़्यादा सार्थक, सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा कारगर माना गया है। मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो ये ऊपर बात हो गई थी वैसे। तो सागर समाज का और बूंदे व्यक्ति का प्रतीक है। क्षण भर रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से।
पंक्ति के अनुसार बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। सागर के जल से उछलकर अलग होने वाली बूंद पुनः उसी सागर में मिल जाती है, लेकिन एक पल के लिए तो वह उस सागर से अलग हुई थी, और जितनी देर के लिए वह अलग हुई, इतनी देर में वह ढलते सूरज की रोशनी से पूरी तरह नहा गई। जैसे सूरज ढल रहा था, गोल्डन कलर का था, स्वर्णिम आभा दे रहा था, पीले रंग की रोशनी दे रहा था, और बूंद जो समुद्र से अलग हुई, उस समय अलग होने और वापस समुद्र में मिलने के दरमियान जो समय लगा, जितनी देर बूंद अकेली रही, उतनी देर वह सूर्य की रोशनी से नहा गई, सूर्य की रोशनी से भर गई एकदम। तो यहां जीवन के, अब सूर्य कौन है? परमात्मा। बूंद क्या है? समा व्यक्ति है। तो व्यक्ति कुछ देर के लिए और परमात्मा के रंग में रंग गया, यही बात साबित की गई है। तो देखें कि बूंद क्षणभंगुर अवश्य है, पर अपन बूंद क्षण भर अवश्य है, पर अपना विशिष्ट महत्व भी रखती है। यहां पर ये पर नहीं है भाई, ये पास नहीं है, ये पर है कि पर वह अपना विशिष्ट महत्व भी रखती है। मानव का समाज से अलग होकर रहने का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज से अलग होकर रहेगा तो क्या अस्तित्व है उसका? किंतु जब उसे विराट चेतना मतलब परमात्मा का आलोक मिल जाता है, तो वह अमरता प्राप्त कर लेता है। ये एक गलती हो रही, यहां पर कर लेता है। बूंद के साथ भी यही होता है। सागर से अलग होकर ढलते सूरज की किरणों से स्वर्णिम आभा प्राप्त करके वह विराट का अंग बन जाती है। यह स्वर्णिम क्षण ही उस बूंद के जीवन की सार्थकता है। मतलब कुछ जिस पल के कुछ हिस्से में भी यदि वह समुद्र से अलग हुई और सूर्य की रोशनी में नहा गई, वह पल जो था या पल का वह जो हिस्सा था समय का, वही उसके जीवन की सार्थकता है। सुने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में बूंद व्यक्ति का, सागर समाज का और सूर्य परमात्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार जल की एक बूंद सागर से अलग होकर सूर्य के प्रकाश से रंग कर अपनी नश्वरता से मुक्ति पा लेती है, नष्ट होने के भाव से, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी समाज से अलग होकर क्षण भर के लिए विराट निराकार परमात्मा के दर्शन कर लेता है। समाज से पल भर के लिए अलग हुआ, और उसने समाज से अलग होने का मतलब क्या है? मोह माया से अलग हो जाना। तब वह नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाता है। एक क्षण के लिए विराट सत्ता के साक्षात्कार करके वह शाश्वत हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कवि अज्ञेय द्वारा इस कविता में जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मतलब जीवन में जो भी एक पल है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। कविता के अनुसार जीवन का हर क्षण बेशकीमती मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। संध्या के समय जल की एक बूंद सागर से अलग होती है और पुनः उसी में विलीन हो जाती है, लेकिन सागर में मिलने से पहले सूर्य के आलोक से आलोकित या प्रकाशित हो जाती है। यदि वह सागर से अलग नहीं होती तो सूर्य के आलोक से आलोकित भी नहीं हो पाती। वह क्षण उस बूंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गया। जिस पल वह अलग हुई थी ना सूर्य सागर से, वही सबसे महत्वपूर्ण पल बन गया उसका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण का अपना अलग महत्व होता है। पता नहीं जीवन के किस क्षण में हमारा मिलन विराट चेतना से हो जाए, हम नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाएं और हमारा जीवन सार्थक बन जाए। मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। इस कविता के अनुसार जल की एक बूंद सागर से क्षण भर के लिए अलग होती है और ढलते सूरज की स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर, मतलब सूरज जो ढल रहा था उसकी सोने के रंग की स्वर्णिम आभा वाली जो किरणें थी, उसमें वह बूंद भी रंग जाती है और खुद स्वर्णिम हो जाती है। उस दृश्य को देखकर कवि का दार्शनिक चिंतन गहन हो जाता है। कवि सोचते हैं कि विराट अर्थात सूर्य के सम्मुख मतलब सामने बूंद का समुद्र से अलग होना
नश्वरता मतलब क्षणभंगुरता, मतलब नष्ट होने के दाग से मुक्त हो जाना है। कोई कहते हैं ना कि समुद्र से अलग होकर बूंद नष्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, वह बूंद उसके परमात्मा के रंग में रंग गई, इसलिए नष्ट होने का जो भय था वह समाप्त हो गया। मानव जीवन के साथ भी यही होता है। मानव जीवन भी क्षणभंगुर होता है, पर जिस क्षण उसका सामना विराट से होता है वही क्षण मानव जीवन को सार्थक या उपयोगी बना देता है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एक सब्सक्राइब दोबारा वही निवेदन है। और हम हैं अभिनव सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, और अब आपसे अनुमति चाहते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।